अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 1 पेशेंस की एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन नंबर ए, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोल के बात करना। सो लर्निंग द साउंड्स, इसमें हम देखेंगे कि हम साउंड्स को किस तरह से लर्न करेंगे, यानी साउंड्स को हमने किस तरह से प्रोड्यूस करना है। Silent letters. Read the given sentences and pronounce the words with silent letters. हमने इन sentences को read करना है और जो words जिनमें silent letters हैं उनको pronounce करना है। हमजा and अजलान are my school friends. इस word में school में H जो है एक silent letter है, इसको हम pronounce नहीं करेंगे। So हम इसको कैसे pronounce करेंगे? School. Please give me this knife. गिव में ई जो है वो एक साइलेंट लेटर है, हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और नाइफ को हम प्रोनाउंस करते वक्त क नाइफ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको नाइफ पढ़ेंगे। सो के इज़ साइलेंट। ई जो है मोस्टली जब किसी वर्ड के एंड पे आता है तो वो साइलेंट ही होता है, और अगर के किसी वर्ड एंड से पहले आ जाए तो तब भी इसको हम एज अ साइलेंट लेटर कंसिडर करते हैं। इन थर्ड सेंटेंस, राइट एन एसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। राइट में हम इसको बोलते वक्त आर से बोलना स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस नहीं करते। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। हाई में हम जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इट इज़ अ साइलेंट लेटर, और मोस्टली एच से पहले जब जी आ जाता है तो हम इसको एज अ साइलेंट लेटर कंसिडर करते हैं। टर्न द स्विच ऑन, यहाँ पे सी एच से पहले टी यूज़ हुआ है जो कि एक साइलेंट लेटर है। ओके तो हम इसको पढ़ेंगे किस तरह? स्विच। टी को हमने प्रोनाउंस नहीं किया। सो साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी हम इनको स्पेल तो करते हैं, हम इनको लिखते तो हैं, लेकिन हम इनको प्रोनाउंस नहीं करते। सो इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक एंड प्रोनाउंस देम। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 10 साइलेंट वर्ड्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उनको प्रोनाउंस भी करना है, यानी हमने देखना है कि उनको बोलने का तरीका क्या है। सो मैंने आपके लिए 10 साइलेंट लेटर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, हम उनको अब सीखेंगे और उनको प्रोनाउंस करके देखेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ मैच। मैच में टी जो है वो एक साइलेंट लेटर है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सी एच से पहले जब टी आता है तो वो मोस्टली क्या होता है? साइलेंट। वट में डब्ल्यू एक साइलेंट लेटर है, डब्ल्यू एच ए टी, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते वक्त एच की साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। व्हेन, डब्ल्यू ई एन की तरह इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, एच को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सो इट इज़ साइलेंट लेटर। होल में हम प्रोनाउंस करते वक्त ह की यानी एच की साउंड निकाल रहे हैं, डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इट इज़ अ साइलेंट लेटर। गोस्ट, इसको पढ़ते वक्त हम घोस्ट नहीं कहते हैं, इसको हम गोस्ट कहते हैं, सो एच इज़ साइलेंट हेयर। नेस्ले, नेस्ले जो है वो एक ब्रांड है और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? नेस्ले। हमने टी को प्रोनाउंस नहीं किया, इसको हमने नेस्टले नहीं पढ़ना, सो टी इज़ साइलेंट हेयर। डाउट, बी जो है वो एक साइलेंट लेटर है, इसको हम डाउट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम डाउट पढ़ते हैं, सो बी इज़ साइलेंट इन दिस वर्ड। रिंकल, रिंकल को प्रोनाउंस करते वक्त हम आर की साउंड निकाल रहे हैं, रिंकल, ठीक है, तो आर की साउंड आ रही है, तो सो डब्ल्यू इज़ साइलेंट हेयर। आंसर, आंसर में डब्ल्यू जो है हमने उसको प्रोनाउंस नहीं किया है, साउंड जो है वो ए एन एस के बाद ई आर की आ रही है, सो डब्ल्यू इज़ साइलेंट। स्कूल, स्कूल में एच जो है वो एक साइलेंट लेटर है, इसको प्रोनाउंस करते वक्त हम स्कूल कर रहे हैं, जिसमें एच जो है उसकी आवाज़, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमें नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक का मतलब है कि इसमें हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे कि स्पीक किस तरह करना है, यानी बोलना किस तरह से है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, हमने इसको रीड करना है और इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। सो डायलॉग होता क्या है? डायलॉग कहते हैं बातचीत करना। अब जो डायलॉग है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान में होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर 2 कैरेक्टर्स, अली एंड दानिश, जो कि आपस में डायलॉग कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अली,
अस्सलामुअलैकुम दानिश, हाउ आर यू। अली ने क्या कहा है, अली ने सलाम किया है और उसने दानिश को कहा है कि तुम कैसे हो। दानिश, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हेयर इन द प्लेग्राउंड, तुम्हें प्लेग्राउंड में देखकर बहुत खुशी हुई। अली, थैंक यू, शुक्रिया। आई जस्ट केम हेयर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, दानिश ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। अली, टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद एन अदर स्कूल, कल मेरे स्कूल की टीम का किसी दूसरे स्कूल के साथ एक मैच है। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, हम मिलकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो इट वॉज अ डायलॉग बिटवीन अली एंड दानिश, दीज वर टू कैरेक्टर्स, और उन्होंने आपस में बात की। हमने देखा कि बात करते वक्त उन्होंने ग्रीट किस तरह से किया और किस तरह से प्लेजर के वर्ड्स यूज़ करके अपने एक्सप्रेशन को शो किया। वी हैव आंसर दीज क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ आपके लिए, वो मैं आंसर आपको दिखाती हूँ और उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ताइफ के लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से ट्रीट किया, यानी किस तरह से उनके साथ बिहेव किया, कैसा सलूक किया। सो इसका आंसर क्या है, दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मॉक्ड हिम, उन्होंने उनके मैसेज को रिजेक्ट कर दिया, यानी मानने से इनकार कर दिया, और मॉक किया, मॉक का मतलब होता है उनका मजाक उड़ाना किसी का। वन डे अ मॉब पेल्टेड हिम विद स्टोन्स एंड इंजर्ड हिम, एक दिन एक मॉब जो है, यानी एक क्राउड ऑफ पीपल जो था वो आया और उन्होंने उन पे पत्थर बरसाए और उनको ज़ख्मी कर दिया। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई वॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, यानी हम उनको सादिक और अमीन क्यों कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, हम उनको उनकी अच्छी नेचर यानी ऑनेस्ट नेचर की वजह से सादिक और अमीन कहते हैं। सादिक जो है उसका मतलब होता है सच्चा, और अमीन जो है वो कहते हैं ईमानदार को, यानी ऐसा शख्स जो कि आपकी ईमानत में ख़यानत नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स, यानी उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को, अपने मुखालिफिन को किस तरह से ट्रीट किया, उनके साथ कैसा सलूक किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव देम, उनको उन्होंने माफ़ कर दिया, एंड प्रेड टू अल्लाह टू गाइड देम टू द राइट पाथ, और अल्लाह से दुआ की कि इनको सीधा रास्ता दिखाएं। सो हमारे 3 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में, पेज नंबर 5 पर, वो हमने कवर कर लिए हैं। Read the given sentences and notice the use of digraphs and silent letters. डायग्राफ जो हैं वो साउंड एक होती है जब 2 लेटर्स आपस में मिलते हैं और एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायग्राफ। सो हियर आर सम सेंटेंसेस जिनमें डायग्राफ्स यूज हुए हैं। द फार्मर इज़ कटिंग व्हीट, WH जो है वो एक साउंड मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है जो कि है वो व्हीट, ओके, वो eat wheat. The children are playing in the park. Children में CH जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह से करेंगे, चु, ठीक है। ये एक डायग्राफ है क्योंकि इसमें 2 लेटर्स ने मिलकर एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस की, दैट इज चु, चिल, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज ब्रश योर टीथ डेली, इसमें हमारे पास 2 डायग्राफ्स हैं। फर्स्ट वर्ड में हमारा डायग्राफ है SH जो कि साउंड देगा शु की, तो ये वर्ड क्या बनेगा, ब्रश। योर टीथ, टीथ में हमारे पास जो डायग्राफ है वो है TH जो है वो मिलके साउंड प्रोड्यूस करेंगे थ की, थ। तो यहाँ पे T और H ने एक साउंड प्रोड्यूस की है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ डायग्राफ। नेक्स्ट ट्राइग्राफ, ट्राई का मतलब होता है 3 यानी कि 3, तो जब 3 लेटर्स आपस में मिलते हैं और एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि ये ट्राइग्राफ है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द मैच, इसमें
TCH जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है चू की, तो मैं चू, सो TCH इज आ ट्राइग्राफ। Do not fight with each other, IGH, ये तीनों लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेट इज I, सो फाइट में IGH एक ट्राइग्राफ है। I am going to apply for a scholarship, स्कॉलरशिप में SCH जो है वो स्कूल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट इज़ आ ट्राइग्राफ, SCH, स्कूल। साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम लिखते तो हैं लेकिन हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। सना इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन, क्लाइंबिंग में बी जो है वो एक साइलेंट लेटर है, हम इसको क्लाइंबिंग पढ़ेंगे, बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ही रैप्ड द रिस्ट वॉच, हमारे पास यहाँ पे दो साइलेंट लेटर्स हैं। फर्स्ट वर्ड जो रैप्ड है इसमें W एक साइलेंट लेटर है, R से पहले W जो है वो साइलेंट कंसीडर किया जाता है, यानी हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते, तो इसको प्रोनाउंस करते वक्त हम R से बोलना शुरू करेंगे, रैप्ड। और सेकेंड वर्ड जो है उसमें भी R से पहले W है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ साइलेंट लेटर। हम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, रिस्ट। ओके, प्रोनाउंसिएशन में हमारी जो साउंड है वो R से आ रही है, wrist. Okay, so in third example, do you know who knocked at the door? Knocked में N से पहले K लगा हुआ है जो कि एक साइलेंट लेटर है, हम इसको प्रोनाउंस करते वक्त knocked नहीं पढ़ेंगे, हम इसको knocked पढ़ रहे हैं। ओके, हम इसको N से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, so that's why K is silent here. So हमने डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स जो है उसकी एक्सरसाइज कर ली, हमने देखा कि उनको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अब इसी का एक जो सेकंड पार्ट हमारे पास है उसमें हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें हमने डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स जो है उनको सर्कल करना है। सो रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड, जो डायग्राफ्स हैं उनको हमने रेड से सर्कल करना है। ट्राइग्राफ्स इन ग्रीन, ट्राइग्राफ्स को हमने ग्रीन कलर से सर्कल करना है। एंड साइलेंट लेटर्स इन ब्लू, और जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको हमने ब्लू से सर्कल करना है। ये ऑलरेडी मैं आपके लिए कर चुकी हूँ। सो इट वॉज अ वेंसडे मॉर्निंग, वेंसडे में D इज़ अ साइलेंट लेटर, सो दैट्स वाई आई हैव मार्क्ड इट विद अ blue color. We all got up early. We had to gather in the ground. Gather में T और H जो है उसकी साउंड को हम इकट्ठे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो एक डायग्राफ है, ठीक है। द की साउंड आ रही है, TH साउंड दे रहे हैं द। इन द ग्राउंड, यहाँ पे भी दोबारा एक डायग्राफ की तरह पे यूज़ हुआ है द TH, सो हमने इसको रेड से सर्कल कर दिया। फॉर द क्रिकेट मैच, क्रिकेट में C के जो है वो क की साउंड दे रहा है, हालांकि C और K दोनों की साउंड जो है वो क की है, लेकिन हम इसको बोलते हैं तो हम इसको प्रोनाउंस करते वक्त C और K की साउंड को इकट्ठे बोल रहे हैं जो कि क की है, सो ये भी एक डायग्राफ है। मैं चू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास TCH है, तो TCH एक ट्राइग्राफ है क्योंकि चू की साउंड की तीनों लेटर्स मिलके चू की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एवरीवन रीच्ड, रीच्ड में C और H जो है ये एक डायग्राफ है क्योंकि CH की साउंड होती है चू। द प्ले ग्राउंड एट 8 o'clock, यहाँ पे अगेन हमारे पास CK की एग्जाम्पल आई है, जैसे पहले क्रिकेट में भी आई थी, और तो यहाँ पे भी CK जो है वो क की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ अ डायग्राफ, सो हमने इसको रेड से सर्कल किया है। वी वर वेरी एक्साइटेड एंड टुक फोटोग्राफ्स, हम बहुत एक्साइटेड थे और आगे फोटोग्राफ्स ली, तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स है इसमें दो बार PH जो है एज अ डायग्राफ यूज़ हुआ है, PH की साउंड जो है वो है फू, ओके, सो PH विल प्रोड्यूस साउंड फू, फोटोग्राफ्स। Read the given paragraph and notice the use of topic sentence and supporting details. हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और देखना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है और सपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो कहाँ पे आता है और क्यों आता है। अहमद इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम। अहमद जो है वो अजलान का एक अच्छा दोस्त है जिसने हमेशा उसकी मुश्किल वक्त में
मदद की। A good friend is a blessing of Allah सुब्हानहू ताला। एक जो अच्छा दोस्त है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है। सो जो ब्लू कलर का हमारा मार्क हुआ है ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, क्योंकि ये हमें टॉपिक के बारे में आइडिया दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में। A good friend is the one who stays with your side at all times like अहमद। एक गुड फ्रेंड यानी एक अच्छा दोस्त वो होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है, जैसे कि अहमद। His friendship is like a precious jewel। ठीक है, ये एक कीमती ज्वेलरी की तरह है, हीरे की तरह होती है उसकी दोस्ती। ठीक है, किसकी दोस्ती है यहाँ पे? फॉर अजलान, अजलान के लिए अहमद की दोस्ती के बारे में बात हो रही है। We should value our friends and take care of them। हमें अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए है और उनका ख्याल रखना चाहिए है। हमारे पास जो फर्स्ट 2 लाइन्स थी इसमें हमारा टॉपिक बताया गया था जो कि एक गुड फ्रेंड के ऊपर था, यानी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गुड फ्रेंड। और जो बाकी रिमेनिंग डिटेल्स हैं वो हमारे टॉपिक को सपोर्ट कर रही हैं, यानी वो उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रही हैं। सो दैट्स वाई ये हमारी सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, और सपोर्टिंग सेंटेंसेस को यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया गया है। हमारे पास अब इसका मेन आइडिया है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर हमें जो मेन आइडिया मिला है वो क्या है। पेज नंबर 6 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज यानी पिछले पेज के ऊपर जो हमारा पैराग्राफ था हमें उससे जो आइडिया मिला वो मैं अब आपको बताती हूँ। अ गुड फ्रेंड इज़ द वन who helps us in times of need। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है, हमारी मदद करता है। Such a friend is definitely a valuable asset। ऐसा दोस्त जो है एक हमारा कीमती असासा है, यानी हमें उसको संभाल के रखना चाहिए है। एसेट का मतलब है ऐसी चीज़ जो इजाफा कर रही है हमारी बिलोंगिंग्स में, तो हमें एसेट्स को संभालना चाहिए है, इनको बढ़ाना चाहिए है। एक हमारे पास जो यहाँ पे मेन आइडिया है वो ये है कि जो एक अच्छा दोस्त है वो हमारा एक एसेट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी इस लेसन को दोबारा पढ़ें और ब्लैंक्स को फिल कर दें, यानी उनको पुर कर दें। रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम was called dash due to his truthfulness। रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम को उनकी सच्चाई की वजह से क्या कहते थे? उनको अल सादिक कहते थे। द आंसर इज अल सादिक। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट डैश। ताइफ के लोगों ने क्या कबूल करने से इनकार कर दिया? उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। सो द आंसर ऑफ सेकेंड फिल इन द ब्लैंक इज इस्लाम। इन थर्ड वन रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर डैश फॉर 10 days। वो ताइफ में कितने दिन रुके? वो 10 दिन ताइफ में रुके, यानी 10 दिन उन्होंने ताइफ में क़याम किया। पार्ट नंबर सी लैंग्वेज फोकस। इसमें हमारे पास है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी का मतलब होता है अल्फाज, यानी हम नए अल्फाज को सीखेंगे और उनके मतलब भी देखेंगे। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। गिवन वर्ड्स को रीड करें और उनके मीनिंग्स देखें। इंस्पिरेशन, अ पर्सन और थिंग डेट मोटिवेट्स। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो कोई शख्स या कोई चीज़ जो आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है, यानी वो आप उसको काम देखकर करना चाहते हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं, आप उससे मुतासिर होते हैं। पर्सनालिटी, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर। पर्सनैलिटी कहते हैं किसी शख्सियत के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी डिफरेंट पहलू, यानी उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, वो सब चीज़ें किसी की पर्सनालिटी में कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच जो है वो एक साइलेंट लेटर है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग फेयर। हमेशा सच बोलने वाला और फेयर रहने वाला, यानी अपने मामलात को सीधा साफ सुथरा रखने वाला।
पेशेंस, टॉलरेंस, पेशेंस का मतलब होता है बर्दाश्त यानी तहम्मुल, सब्र करने वाला। बेटरमेंट, बेटरमेंट का मतलब है इम्प्रूवमेंट यानी अपनी बेहतरी चाहना। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आगे से आगे बेहतर के लिए कोशिश करना। स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 7 में नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सीखेंगे। रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, फाइंड एंड राइट 2 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हमें एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, यानी एक इश्तहार दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसमें से 2 नेमिंग, एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं वो निकालने हैं। यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। और उसके बाद जो वर्ड्स हमने निकाले हैं उनको हमने अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस के तौर पर भी इस्तेमाल करना है। सो पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि वो क्या है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉल, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट है। गेट फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिलीवर्ड ऑन योर डोर स्टेप एट लो रेट्स विद जस्ट 1 कॉल। यानी आप एक कॉल करके अपने घर पे फ्रेश यानी ताज़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आपकी जो फर्स्ट परचेज़ होगी उस पर हम आपको 20% डिस्काउंट भी देंगे। नीचे एक नंबर दिया गया है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, यानी अगर आपने अपना ऑर्डर बुक करना है, अपने घर डिलीवरी करवानी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट में से हमने 2 नेमिंग, 2 एक्शन और 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं वो निकाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेमिंग वर्ड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये दोनों नेमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि ये नाम हैं, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्शन वर्ड्स। एक्शन यानी कि कोई काम, जिसमें कोई काम हो रहा है, तो गेट यानी कि लाना और कॉल यानी कि रब्ता करना, कॉल करना, ये दोनों एक्शंस होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, डेट आर हेल्दी एंड फ्रेश। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनके हमने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो आपके लिए मैं सेंटेंसेस जो है वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है नेमिंग वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। फल जो हैं वो अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वेजिटेबल्स, आई वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर टू बाय सम वेजिटेबल्स। मैं ग्रॉसरी स्टोर पर यानी दुकान पर गई और वहाँ से सब्जियाँ ख़रीदी। नेक्स्ट वी हैव एक्शन वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ गेट। आई नीड टू गेट सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे, यानी एक लंबे थके हुए दिन के बाद मुझे रेस्ट चाहिए है। कॉल, कॉल मी लेटर, आई एम बिज़ी राइट नाउ। मुझे बाद में फ़ोन करना, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। लास्ट में हमारे पास हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ हेल्दी। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। एक अच्छी मतवाज़न खुराक खाना एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश, ऑलवेज़ ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमेशा ताज़ा सब्जियां और फल खाने चाहिए। पेज नंबर 7, fill in the missing letters to complete the words. Our first word is WORLD, world. World का मतलब दुनिया। COMPLETE, complete. complete का मतलब मुकम्मल। HONEST, honest. honest का मतलब ईमानदार, सच्चा। truth, TRUTH, ट्रुथ का मतलब सच। यहाँ पे हमारा R है मिसिंग लेटर। फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। DOZEN, डजन, डजन का मतलब दर्जन। सो ये हमारे वर्ड्स थे जिनमें कुछ स्पेलिंग्स मिसिंग थे, हमने उनको फिल कर दिया। Common and proper nouns. Read the given sentences and notice the use of common and proper nouns. यहाँ पे हमारे पास कुछ sentences दिए गए हैं,
उनमें से हमने देखना है कि कहाँ पे कॉमन नाउन्स यूज़ किए गए हैं और कहाँ पर प्रॉपर नाउन्स यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कॉमन नाउन्स जो हैं वो क्या होते हैं। कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्कूल, पेंसिल एक्सेट्रा। कॉमन नाउन्स जो हैं वो इस तरह के नाम होते हैं जो कि आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में स्पेसिफ़िकली हमने इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी होती। वहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी चीज़ के नाम के बारे में बताते नहीं हैं। तो दीज नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। ओके, जैसा कि हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि बॉय, स्कूल, पेंसिल। तो अब जो बॉय है वो कोई भी बॉय हो सकता है, वो अली, असगर, अकबर कोई भी हो सकता है। स्कूल, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कूल्स, तो कोई भी स्कूल हो सकता है। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली एक स्कूल के बारे में नहीं बताया। पेंसिल्स जो हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, काफ़ी कलर्स में हो सकती हैं, किसी भी शेप की हो सकती हैं। तो ये दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब भी हम किसी पर्टिकुलर यानी ख़ास चीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक करके उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में या उस जानवर के बारे में उसका नाम लेंगे, हम उसके बारे में बताएंगे, तो वो हमारा एक प्रॉपर नाउन होगा। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा हमारा जो प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक ख़ास नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़लान। अज़लान एक नेम है और नेम्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है। अब यहाँ पे ये एज अ प्रॉपर नाउन क्यों यूज़ किया गया है? और पीछे यहाँ पे बॉय को हमने कॉमन नाउन कहा था, लेकिन अगर उस बॉय का नेम बता दिया जैसे कि यहाँ पे अज़लान, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। फैसल मस्जिद। अगर मैं कह दूँ खाली मस्जिद तो वो हमारा एक कॉमन नाउन होगा, लेकिन अब क्योंकि फैसल मस्जिद का नेम बता दिया गया है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। द होली कुरान। कुरान जो है वो एक स्पेशल बुक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ proper noun. So first of all, my grandmother lives in a village. हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें grandmother और village ये कॉमन नाउन्स हैं। ये कॉमन इस वजह से हैं क्योंकि किसी की भी ग्रैंड मदर होंगी तो हम उनको ग्रैंड मदर ही बुलाएंगे, उनके लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। लिहाजा ये एक कॉमन वर्ड है जो किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और विलेज जो है ये कोई भी विलेज हो सकता है, उसका नाम कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि कौन सा विलेज, सो दैट्स वाई इट्स अ कॉमन नाउन। आई मेड अ केक फॉर माई मदर। यहाँ पे केक और मदर जो है वो कॉमन नाउन्स हैं, क्योंकि केक जो है वो कोई भी केक हो सकता है और किसी की भी मदर के लिए हम यही मदर का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ऑन पेज नंबर 8। देयर इज़ अ मस्जिद नियर माई हाउस। इसमें जो हाउस का वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हाउस कोई भी हो सकता है, हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन सा घर। शी लाइक्स टू प्ले विद अ डॉल। डॉल यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। देयर आर ब्यूटिफुल माउंटेन्स इन माई कंट्री। अब माउंटेन्स और कंट्री जो हैं बोथ आर कॉमन नाउन्स, क्योंकि माउंटेन्स जो है वो कोई भी हो सकती हैं और कंट्री जो है वो कोई भी हो सकती है। हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो हमें किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इलामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। इलामा इकबाल जो है हमारे फर्स्ट सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन है। किसी भी ख़ास शख्सियत, पर्सनालिटी जो है उसके नेम को भी हम एज अ प्रॉपर नाउन कंसीडर करते हैं। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद। तो जो फैसल मस्जिद है, क्योंकि ये एक ख़ास जगह है और हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कौन सी मस्जिद, फैसल मस्जिद, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। निदा रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग। निदा एक नेम है, हमने बता दिया है कि कौन सी स्पेसिफिकली किस गर्ल ने किया, तो वहाँ पे हमने निदा यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। और होली कुरान हमारी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखुर। यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर नाउन्स हैं, पाकिस्तान और हमारे नेशनल एनिमल मारखुर के बारे में बताया हुआ है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स वाई बोथ ऑफ देम आर प्रॉपर नाउन्स। मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान।
यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर नाउन्स हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान। तो मोहम्मद अली जिन्ना एक नेम है और पाकिस्तान एक कंट्री का स्पेसिफिकली नेम बताया गया है, दैट्स वाई बोथ ऑफ देम आर प्रॉपर नाउन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर नाउन्स। अब कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और उनमें हमने बताना है कि कहाँ पे हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं और कहाँ पर हमारे कॉमन नाउन्स यूज़ किए गए हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वी विल गो टू द रावल लेक नेक्स्ट वीक। यहाँ पर हमारे पास रावल लेक, एक लेक के बारे में बताया गया है, उसका नेम बताया गया है, तो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। माई फादर इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। अब यहाँ फादर जो है वो किसी के भी हो सकते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में देखें तो एक और वर्ड भी है, एक और नाउन भी है, Man is also a common noun. इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग। बिल्डिंग इज़ अ कॉमन नाउन। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इस्लामाबाद जो है हमने स्पेसिफिकली एक सिटी का नेम लिया है, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में देखें तो एक और वर्ड भी है, एक और नाउन भी है, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। क्योंकि सिटी जो है वो कोई भी हो सकती है, वो इस्लामाबाद भी हो सकती है, वो लाहौर भी हो सकती है, कराची भी हो सकती है, सो दैट्स वाई सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। K2 इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर नाउन्स यूज़ किए गए हैं, पहला हमारा है K2 और सेकंड है हमारा पाकिस्तान। बोथ ऑफ देम आर प्रॉपर नाउन्स क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, हमने उसमें से देखना है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि ये होते क्या हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, दे हैव प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं और उनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो पाई जाती है, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि कोई भी चेयर्स, टेबल्स, पेंसिल्स, हम इनको काउंट कर सकते हैं कि ये कितनी हैं, 2 हैं, 5 हैं, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म और ना ही हम उसकी फॉर्म को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन, वेदर, पेन। अब रेन, वेदर और पेन जो है इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, चाहे बारिश थोड़ी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मौसम जैसा भी है, पेन यानी दर्द कितना भी है, तो उसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, इनको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। इन द लास्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन्स। दीज आर द नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और फॉर अ कलेक्शन। जब भी कोई मजमुआ होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होगा या ग्रुप ऑफ थिंग्स होंगी, तो उनको हम कलेक्टिव नाउन में कंसीडर करेंगे। अब इनके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ। हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हर मदर। देयर वर मैनी शॉप्स। शॉप्स जो हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, सो उसके ऊपर मैंने लिखा है CN। CN इज़ काउंटेबल नाउन्स। They went there to buy fruits and vegetables. So fruits जो हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, so that's why they are countable nouns. और vegetables को भी हम काउंट कर सकते हैं, so they are also countable nouns. Hira's mother bought some onions. Onions यानी कि प्याज, उनको प्याज को भी हम काउंट कर सकते हैं, so they are countable nouns. A bunch of grapes. अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है बंच। बंच यानी कि गुच्छा, जिसमें मल्टीपल जो हैं वो ग्रेप्स हैं। तो जहाँ पे भी कलेक्शन की बात होगी, मजमुए की बात होगी, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। सो बंच ऑफ ग्रेप्स एक कलेक्टिव नाउन है। एंड डजन ऑफ बनानास। अब डजन ऑफ बनानास जो हैं ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे डजन यानी दर्जन, 12 पीसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं इकट्ठे एक वर्ड से डिफाइन करके। हीरा वेंट टू द बुक स्टोर। बुक स्टोर जो है हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, सो इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। एंड बॉट अ न्यू स्टोरी बुक। स्टोरी बुक जो है वो एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी होंगी, तो हम उन्हें स्टोरी बुक्स कह सकते हैं, तो इसका क्योंकि प्लूरल हो सकता है, सो इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। फॉर हर फ्रेंड शी ऑल्सो बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब बुके जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है
बंच ऑफ फ्लावर्स के लिए, यानी एक से ज़्यादा फ्लावर्स जब एक जगह पे हों तो हम उसको बुके कहते हैं. सो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. फॉर हर फादर, दे ऑल्सो एन्जॉयड टी विद चॉकलेट केक इन द कैफ़े. टी जो है चाय, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि एक चाय या दो चाय. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन. और चॉकलेट केक, केक को हम काउंट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ काउंटेबल नाउन. कैफ़े, कैफ़े इज़ ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन. ओके, सो हमने इसमें देखा कि हमारे पास जो शॉप्स का वर्ड था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स था, अनियंस था, ये सब वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने एस लगाया हुआ है, यानी इनकी प्लूरल फॉर्म बताई हुई है. तो क्योंकि इनकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन पॉसिबल थी, सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स. लेकिन इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास एक वर्ड है टी या एक्सपीरियंस, तो इनके साथ हम एस नहीं लगा सकते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो बोथ ऑफ देम आर अनकाउंटेबल नाउन्स. पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4. राइट 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स in your notebook, then use these nouns in your sentences. हमने 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके 3 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज शी हैज़ 3 पेन्स. पेन्स जो हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे भी पेन्स लिखी हुई है, ये एक प्लूरल फॉर्म ही है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ काउंटेबल नाउन. और साथ बताया हुआ है कि 3 का मतलब है कि हमने इन्हें काउंट किया हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे बॉट 5 बास्केट्स. अब जो बास्केट्स हैं ये भी एक बास्केट की प्लूरल फॉर्म है और मैंशनड है कि 5 हैं, यानी हम इनको काउंट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ काउंटेबल नाउन. In the last sentence, there are 10 pencils on the table. अब pencils जो हैं वो pencil की plural form है और क्योंकि mentioned है कि ये 10 है number में, so that's why we also have counted them. So it is also a countable noun. Next we are going to discuss uncountable nouns. तो uncountable nouns में भी मैंने आपके लिए 3 sentences जो हैं वो लिखे हुए हैं. Our first sentence is I need to buy some rice. राइस जो वर्ड है यानी कि चावल, उसका हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं. सो दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स. शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस. पेशेंस यानी कि सब्र, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं और इसकी कोई प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं होती है. आई नीड टू ड्रिंक मोर वाटर. वाटर यानी कि पानी, पानी जो है उसकी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है और ना ही हम पानी को काउंट कर सकते हैं. सो इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. सो लास्ट में हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स के हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज द टीम वन द मैच. टीम जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है. सो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. ये कलेक्टिव नाउन के लिए हम टीम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. हर्ड जो है वो हमने यहाँ पे एलिफेंट्स यानी ज़्यादा एलिफेंट्स के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है. ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को शो करने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है हर्ड. सो इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. इन द लास्ट सेंटेंस द पैक ऑफ वूल्स हंटेड टुगेदर इन द फॉरेस्ट. अब वो जो वूल्स हैं उनका पैक है, पैक का मतलब वो क्वांटिटी में ज़्यादा है, नंबर ऑफ वूल्स है हमारे पास, तो हमने वहाँ पे पैक का वर्ड इस्तेमाल किया है. इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन. Page number 9, articles A and An. Read the given paragraph and notice the use of articles. इस पैराग्राफ को हमने रीड करना है और आर्टिकल्स के यूज़ को हमने देखना है कि कहाँ पे हमने A और An जो हैं उनका कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. First of all, I'm going to read this paragraph. A is used before a noun starting with a consonant. ए हमेशा हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे. द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वाउल. अब जब कोई भी वर्ड जिसकी वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ. There were dark clouds in the sky. I took an umbrella and walked to the market. यहाँ पे umbrella जो है वो यहाँ पे हमारे पास U था, U जो था एक vowel था, that's why हमने यहाँ पे an लगाया. I bought an ice cream
फ्रॉम द शॉप। आइसक्रीम में हमने आई की वजह से यहाँ पे एन लगाया बिकॉज इट इज़ अ वाउल। आई सॉ अ कैट नियर अ ट्री आउटसाइड द शॉप। कैट और ट्री दोनों कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों से पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। शी लुक्ड हंग्री, आई बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड ब्रॉक देम इनटू पीसेस। यहाँ पे हमने पैकेट में क्योंकि पी की साउंड थी, सो वी हैव यूज्ड ए हेयर। देन आई गिव these बिस्किट्स टू हर, शी ate them thankfully। नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें हमें दो ऑप्शंस दी गई हैं, ए और एन की। हमने चेक करना है कि कहाँ पे हमने ए यूज़ करना है और कहाँ पे एन यूज़ करना है, और मेथड हमारा वही रहेगा जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ लिया था कि इसके अकॉर्डिंग हम इनको फिल करेंगे। देयर इज़ डैश बुक ऑन द टेबल। बुक जो है बी एक कॉन्सोनेंट है, सो हमने यहाँ पे अ यूज़ किया। सारा हैड एन एग फॉर द ब्रेकफास्ट। एग जो है वो ई की साउंड दे रहा है, एक वाउल है, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एन हेयर। प्लीज़ गिव मी एन एप्पल। ओके, ए जो है वो एक वाउल है, सो एन एप्पल। आई सॉ अ स्मॉल कैट इन द पार्क। स्मॉल एस जो है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, सो हमने यहाँ पे ए यूज़ किया। मारिया बॉट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू जो है वो हमारे पास एक वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सो वी हैव यूज्ड एन हेयर। सो आपको मैंने आंसर्स इनके दे दिए हैं, आप इनको अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी हमने ए और एन लगाना है तो वो हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा, यानी प्लूरल फॉर्म के साथ कभी भी ए और एन जो है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एडजेक्टिव्स। Read the given sentences and notice the types of adjectives। यहाँ पे हमारे पास कुछ sentences हैं और हमने उनमें से adjective की types जो हैं उनको discriminate करना है, उनको हमने बताना है कि वो कौन कौन सी types हैं। Color। It describes the colors of a noun। She bought a red dress। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कलर। कलर एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की कलर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमें एग्जांपल दी गई है उसमें जो कलर बताया है वो है रेड, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है रेड। इसके अलावा कलर कोई भी हो सकते हैं, पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, तो वो सारे जो हैं वो हमारे इस कैटेगरी के एडजेक्टिव में आएंगे। नेक्स्ट, क्वालिटी। इट डिस्क्राइब्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन, यानी किसी नाउन के करेक्टर किस तरह के हैं। सो अजलान इज़ एन ऑनेस्ट चाइल्ड। अजलान जो है वो एक ऑनेस्ट चाइल्ड है, एक ऑनेस्ट बच्चा है, तो ऑनेस्टी जो है वो एक उसकी क्वालिटी है। सो आई हैव मेंशन्ड हियर दिस वर्ड ऑनेस्ट। नेक्स्ट, साइज़। साइज़ एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी भी चीज़ के साइज़ के बारे में बताता है, यानी कि वो बड़ा है, वो छोटा है। सो इट डिस्क्राइब्स द साइज़ ऑफ अ नाउन। दे लिव इन अ बिग हाउस। यहाँ पे हमें बिग जो है वो बता रहा है कि वो किस तरह के घर में रहते हैं, बिग। सो दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड द वर्ड बिग हेयर। इसके अलावा कोई चीज़ जो है वो स्मॉल भी हो सकती है, वो तब भी हमारी एडजेक्टिव की इसी कैटेगरी में लाई करेगी, इसमें फॉल करेगी। सो नेक्स्ट वी हैव ओरिजिन। इट डिस्क्राइब्स वेयर समवन और समथिंग कम्स फ्रॉम, यानी कोई चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कहाँ से उसका ताल्लुक है, उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास ओरिजिन एडजेक्टिव है। सो आवर एग्जाम्पल इज़ महा इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल। महा जो है वो पाकिस्तानी लड़की है, तो पाकिस्तानी जो है उसका ओरिजिन कहाँ क्या है, पाकिस्तान। तो यहाँ वो पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड है, सो पाकिस्तानी जो है वो हमारा ओरिजिन एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, शेप। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ नाउन, यानी किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की शेप के बारे में जो एडजेक्टिव हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो हमारा शेप का एडजेक्टिव कंसीडर होगा। वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल। राउंड जो है वो एक शेप है और डाइनिंग टेबल जो है वो हमारा एक टेबल, एक नाउन है। जो हमारा नाउन है वो किस तरह का है, राउंड है, यानी उसकी शेप डिफाइन की गई है। अब वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि शेप जो है वो कोई भी हो सकती है, वो ओवल हो सकती है, वो स्क्वायर हो सकती है। इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली हमने राउंड के बारे में बात की है, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर द वर्ड राउंड। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटी, नंबर। इसको हम क्वांटिटी एडजेक्टिव भी कह सकते हैं या नंबर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। ओके, हाउ मच किसी भी चीज़ के हमें बताता है कि वो क्वांटिटी में कितनी है,
और हाउ मैनी, चीज़ों को काउंट करने के लिए, उनके तादाद के बारे में क्वेश्चन करने के लिए हम यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क। अब जो मैनी है वो हमें बता रहा है कि वहाँ पे ट्रीज काफ़ी सारे हैं। हाउ मैनी जो है वो हम कब किसी क्वेश्चन के स्टार्ट में यूज़ करेंगे। सो हाउ मैनी तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है, यानी हम उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन हाउ मच जो है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी वो अनकाउंटेबल होती है। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमने उनके एडजेक्टिव के टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉक्सेस में एडजस्ट करना है। So the words are intelligent, large, black, few, round, American, Chinese, oval, one, short, truthful, and the last one is yellow. So first of all we have adjective of quality. क्वालिटी एडजेक्टिव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वालिटी एडजेक्टिव्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंट एंड द अदर इज़ ट्रूथफुल। एडजेक्टिव्स ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ शेप जो हमें किसी चीज़ की शेप के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो शेप्स गिवन हैं, एक तो राउंड और एक ओवल। एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर हमें किसी भी चीज़ के कलर यानी कि रंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें यहाँ पे ब्लैक बताया गया है कलर, और एक हमें जो है वो येलो कलर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सो बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ये हमें एक बताता है कि कोई चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है। तो हमारे पास दो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हैं, एक तो हमारे पास है अमेरिकन एंड द अदर इज़ चाइनीज़। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ जो है हमें किसी भी चीज़ की साइज़ के बारे में बताता है कि वो कितनी है, वो बड़ी है या छोटी है। तो हमारे पास दो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ हैं, वन इज़ शॉर्ट और जो दूसरा है वो हमारे पास है लार्ज। लार्ज का मतलब बड़ा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कोई चीज़ मिकदार या तादाद में कितनी है। तो हमारे पास दो क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स हैं, एक तो है वन और सेकंड हमारे पास है फ्यू। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी हमें ये क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबिक डिवीजन। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी सिलेबिक डिवीजन बताई गई है और उसमें कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं वो बताया गया है। अब जो सिलेबल है उसका बेसिकली रूल ये होता है कि जब भी कोई वर्ड बोलते हुए जितनी बार आपकी आवाज़ या आपका सांस ब्रेक करता है, आपको रुक के दोबारा से आवाज़ प्रोड्यूस करनी होती है, उतने हमारे उस वर्ड में सिलेबल्स होते हैं। इसका एक और रूल भी हो सकता है कि अगर आप अपने चिन के नीचे हाथ रखें तो जितनी बार आपकी चिन जो है वो आपके हाथ के साथ उस वर्ड को बोलते हुए टच करती है तो हम इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस वर्ड में इतने सिलेबल्स हैं। अब एक जो रूल है वो ये है कि हर सिलेबल जो है जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट में हमारी हर सिलेबिक डिवीज़न के अंदर कोई ना कोई कम से कम एक वाउल होना कंपलसरी है। उसके बगैर हमारी सिलेबिक डिवीज़न जो है वो नहीं हो सकती। सो हियर आर सम वर्ड्स, हम देखते हैं कि उनकी सिलेबिक डिवीज़न क्या है। फर्स्ट वर्ड इज़ मॉडल, मॉड एल। मॉड एल में टू हमारे सिलेबल्स हैं, फर्स्ट इज़ मॉड एंड द अदर इज़ एल। टॉलरेंस, हम इसको बोल के देखते हैं, टॉल एर एंस। हमने इसको बोलते हुए आवाज़ हमारी 3 टाइम्स ब्रेक हुई है, सो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ सिलेबल्स 3 हैं। पर्सनालिटी, पर सन एल ई टी, हमारे यहाँ पे 5 सिलेबल्स हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस में 3 टाइम्स हमने ब्रेक लिया है बोलते वक्त, सो वी हैव 3 सिलेबल्स हेयर। ब्यूटीफुल, ओके, सो यहाँ पे 3 टाइम्स हमने लिया ब्रेक, 3 टाइम्स हमारी आवाज़ जो है उसमें ब्रेक आया, हमने सांस लिया, सो यहाँ पे हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड था जो कि मॉडल था, इसमें MOD में O जो था वो हमारा एक वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था और जो सेकंड उसका पार्ट था उसमें E वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। नेक्स्ट टॉलरेंस में O, फर्स्ट पार्ट में O, सेकंड में हमारा E और थर्ड पार्ट में A जो है वो एक वाउल था, वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर जो सिलेबिक डिवीज़न है वहाँ पे उसका जो हर पार्ट है उसमें एक वाउल होना कंपलसरी है, मिनिमम एक वाउल। इसका पार्ट नंबर 2 है, डिवाइड द गिवन वर्ड्स इनटू देयर सिलेबल्स
एंड ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन योर नोटबुक। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमने उनकी सिलेबिक डिवीजन करनी है और नंबर ऑफ सिलेबल्स जो हैं वो बताने हैं। सो इनकी सिलेबिक डिवीजन जो है वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज़ वेजिटेबल। इसमें हमने देखा कि इसको हम जब इसकी डिवीजन करेंगे तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, वेज ई टे बल, लेकिन इसमें सिलेबल जो है वो टोटल 3 हैं क्योंकि हम इसको प्रोनाउंस करते वक्त बोलते हैं वेजिटेबल, तो ई जो है उसकी साउंड नहीं आती है, दैट्स वाई वी हैव 3 सिलेबल्स इन दिस वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास 2 सिलेबिक डिविजन्स हैं, प्रोजेक्ट, सो नंबर ऑफ सिलेबल्स आर 2। कंप्लीट, complete, so we have 2 syllables here. Computer, we have 3 syllables here. And the last word is mountain, mountain, तो यहाँ पे हमारे पास 2 syllables हैं। अब मैं आपको बताया था कि जो भी सिलेबिक डिवीजन है उसमें एक मिनिमम एक वाउल होना ज़रूरी है। सो वेजिटेबल में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ई था, यहाँ पे हमारे पास ए था और यहाँ पे भी हमारे पास ई था जो कि वाउल की साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। सो हमारे पास हमारे हर पार्ट में एक एक वाउल जो था वो मौजूद था। सो इस वजह से हमने इनको सिलेबिक डिवीजन में डिवाइड कर दिया। पेज नंबर 11, क्रिएटिव राइटिंग। Write in your notebook some good qualities which you can show in school or classroom. Also write how they would help you in becoming a better person. Use correct punctuation and spelling. इस सवाल में उन्होंने आपको कहा है कि आपने कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो इस तरह की लिखनी है जो कि आपको स्कूल में या आपकी क्लास में हेल्प करती हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और उनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए है। सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो ये कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं जो कि मैंने आपके लिए मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ बीइंग रिस्पेक्टफुल। बीइंग रिस्पेक्टफुल कैन हेल्प यू मेक फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप रिस्पेक्टफुल होंगे, आप एहतराम करेंगे सबका, तो आपके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू इन क्लासरूम और इन योर स्कूल। बीइंग अटेंटिव कैन हेल्प यू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप अटेंटिव होकर मतवज्जो होकर बात सुनेंगे तो आप न्यू चीज़ें जो है वो सीख सकेंगे। बीइंग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब है कि आप ताउन करेंगे। कैन हेल्प यू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद योर क्लासमेट्स और ऑल्सो यू कैन बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद योर टीचर्स ऑल्सो, अगर आप जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ बीइंग हार्ड वर्किंग कैन हेल्प यू अचीविंग बेटर ग्रेड्स। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे ग्रेड्स ले सकेंगे, आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकेंगे। सो दीज वर सम गुड क्वालिटीज़ दैट कैन हेल्प यू इन स्कूल और इन योर क्लासरूम। लेकिन आपने इनके अलावा कुछ क्वालिटीज़ जो हैं आपने वो ढूंढनी है जो कि आप अपनी बुक में मेंशन करेंगे। ओके, आपने खुद से उनको सर्च करना है, इनको एज इट इज़ आपने लिखना नहीं है। ये जस्ट आपके लिए एक रेफरेंस था, एक एग्जाम्पल थी। यू हैव टू राइट देम इन योर ओन वर्ड्स, यू हैव टू फाइंड बाय योर सेल्फ।